13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में आधी रात को एक बहुत तेज तूफान आता है। बादल बहुत तेज गरज रहे थे। आंधी ने पेड़ पौधों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस अंधेरे और तूफान के बीच रावलपिंडी का प्रिजन और वार कैंप एक अभेद किले की तरह खड़ा था, जिसमें 1971 की जंग के बाद भारत के 12 पायलट्स को बंदी बनाकर रखा गया था। इस वार कैंप की सुरक्षा बहुत ज़्यादा टाइट थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी, उन पर कांटेदार तार थे और हर मोड़ पर बंदूक थामे पाकिस्तानी सिपाही। जिन सेल्स में इंडियन पायलट्स को कैद रखा गया था, उनमें मोटे लोहे की सलाखें थी, जिन पर भारी भरकम ताले जड़े हुए थे। हर कोने पर नजर थी और हर कदम पर बंदिश। दुश्मन की जमीन पर इतने बड़े कड़े बंदोबस्त के बीच जेल से भागने का ख्याल मौत को न्योता देना जैसा था। लेकिन भारत के 3 जाबाज पायलट्स, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS अग्रवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी पाकिस्तान के इस जेल को तोड़कर वापस अपने वतन की मिट्टी को चूमने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार थे। तीनों के पास ना कोई हथियार था, ना सही नक्शा और ना बाहर से कोई मदद, लेकिन फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर यह तीनों कई महीनों से जेल की अंधेरी दीवारों के बीच भागने की एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे थे जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सिस्टम की नींव को हिला देने वाला था। 13 अगस्त 1972 की रात जब बारिश तेज हो चुकी थी और अंधेरा घना था, तभी तीनों भारतीय पायलट्स पाकिस्तान की उस सुरक्षित जेल की 18 इंच मोटी दीवार को तोड़कर पाकिस्तानी सिपाहियों की नाक के नीचे से फरार हो जाते हैं। पीछे छूटता है तो सिर्फ दीवार में एक बड़ा सा सुराख, जो पाकिस्तानी सुरक्षा पर एक कचारा तमाचा था। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची दास्तान है भारत के उन वीर पायलट्स की जिनकी हिम्मत के आगे पाकिस्तान की जेल भी ढह गई। आइए जानते हैं कि कैसे भारत के शेर पाकिस्तान के हाई सिक्योरिटी जेल से भागने में कामयाब हुए और आखिर जेल से भागने के बाद क्या वे भारत की सरजमीन पर लौट पाए या नहीं। इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे और ऐसे ही घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बात 3 दिसंबर 1971 को जैसे ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, दोनों देशों के बीच एक नया युद्ध शुरू हो गया। युद्ध हर गुजरते दिन के साथ भयंकर होता जा रहा था। दोनों तरफ से जमीनी और हवाई लड़ाई लड़ी जा रही थी। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पछाड़ रहा था, लेकिन इस बीच हवाई लड़ाई में लोअर के ईस्ट में मौजूद जफरवाल शहर के एक वॉच टावर से भारतीय वायुसेना को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। ऐसे में इस टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी आदमपुर बेस के 26 स्क्वाड्रन के फाइटर्स को सौंपी जाती है। 10 दिसंबर की सुबह फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर सुकोई J-7 जेट फाइटर में बैठकर मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। उनका निशाना यही वॉच टावर था, लेकिन इससे पहले कि वे अपने निशान को अंजाम दे पाते, जफरवाल के ऊपर उड़ते वक्त एक एंटी एयरफोर्स क्राफ्ट गन का गोला उनसे जेट से टकराता है और जहाज आके लपटों से गिरकर जमीन की ओर गिरने लगता है। अब पारुलकर के पास बस एक ही रास्ता था, पैराशूट खोलकर किसी भी तरह जान बचाना। उन्होंने ठीक वही किया और पैराशूट की मदद से घायल अवस्था में नीचे उतर आए, लेकिन जहां वह उतरे थे वो दुश्मन की जमीन थी। पारुलकर नीचे गिरने पर पहले ही बहुत चोटिल हो गए थे और तभी उन्हें अल्लाह अकबर के नारे लगाती हुई पाकिस्तानी के लोगों की भीड़ अपनी तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी। भीड़ पर उन पर टूट पड़ी। किसी ने उनकी वर्दी फाड़ दी, किसी ने उनका सामान चुरा लिया। लोगों ने उन्हें इतना मारा कि पावड़कर बेहोश हो गए। युद्ध के ऐसे समय में पाकिस्तान की आम जनता के दिल में भारत के लिए इतना गुस्सा था कि अगर पाकिस्तानी अफसर वहां न पहुंचते तो शायद भीड़ फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर की जान को ले लेती। पाकिस्तानी सिपाहियों ने भीड़ को हटाते हुए कहा, यह हमारे लिए जिंदा ज़्यादा काम का है, इससे हमें जरूरी जानकारी मिल सकती है। इसके बाद सिपाही उन्हें अपने साथ ले गए। पारुलकर को जब होश आया तब वो रावलपिंडी में पाकिस्तानी वायुसेना के बेस कैंप में एक अंधेरी कोठरी में बंद थे। उनके सामने एक पाकिस्तानी अफसर था जो एक गार्ड राइफल के लिए साइड में खड़ा हुआ था। उन सामने बैठे पाकिस्तानी अफसर ने पारुलकर के होश में आते एक कागज उनकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, आदमपुर एयरफील्ड का स्केच बनाओ। आदमपुर एयरफील्ड भारतीय वायुसेना के लिए एक अहम एयरफील्ड है और पाकिस्तान की कोशिश थी कि उस एयर बेस की एकदम सही लोकेशन जानकर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाए। लेकिन दिलीप पारुलकर दुश्मन के कैद में होने के बाद भी नहीं डरे नहीं। पहले तो उन्होंने स्केच बनाने से मना कर दिया, लेकिन जब पाकिस्तानी अफसर ने बहुत जोर डाला तो उन्होंने उसे गुमराह करने के लिए आदमपुर एयरफील्ड की जगह मुंबई के सारकुर्ज एयरपोर्ट का स्केच बना दिया। पाकिस्तानी अफसर को लगा कि यूँ उसका मकसद पूरा हो गया है और वह चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए उस स्केच को के लिए कोठरी से बाहर आ गया। लेकिन 10-15 मिनट बाद वह पाकिस्तानी अफसर फिर से वापस कोठरी में आया
और दिलीप पावलकर पर गुस्से से बरस पड़ा और समझ चुका था कि पावलकर ने उसे गलत जगह का नक्शा दिया है। उसने चिल्लाते हुए पावलकर से कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? अगर हम चाहे तो तुम्हें अभी मार सकते हैं। जाओ, आज पूरी रात उसे कोने में खड़ा रहो। आज तुम्हें खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने वहाँ मौजूद गार्ड से कहा कि अगर यह हिले तो इसे तुरंत गोली मार देना। काफ़ी देर तक पावलर एक ही जगह पर खड़े रहे। दर्द के मारे उनके पैरों में कपकपी छा गई। जैसे उन्होंने थोड़ी राहत पाने के लिए घुटनों को मोड़ा, गार्ड ने तुरंत अपनी राइफल लोड कर ली। पावलकर ने उसी दर्द में वापस खुद को सीधा कर लिया। कुछ मिनट गुजरने के बाद पावलकर के दर्द को देखकर पाकिस्तानी गार्ड का भी दिल पिघल गया और उसने कहा, साहब आप बैठ जाइए, अगर कोई आएगा तो मैं खांस दूंगा, फिर आप खड़े हो जाना। कुछ इस तरह से दिलीप पावलकर की पहली रात पाकिस्तानी जेल में गुजरी। अगले कुछ दिन उन्हें इसी तरह एक बंद कोठरी में बिल्कुल अकेला रखा गया। उन्हें पाकिस्तानी अफसरों ने मेंटली काफ़ी टॉर्चर किया। उन्हें कभी खाना नहीं दिया तो कभी पानी। बार बार उनसे एक ही तरह के सवाल पूछे जाते। उन पर मानसिक दबाव बनाया जाता था कि वह टूट जाए और पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना की खुफिया जानकारी दे। लेकिन जब किसी तरह से दिलीप पावलकर का हौसला नहीं डगमगाया तो कुछ दिनों बाद पावलकर को उनके साथियों से मिलने दिया। इस प्रिजनर ऑफ वार PW कैंप में भारतीय वायुसेना के 12 पायलट युद्धबंदी बनाए गए थे। जब पावलकर अपने साथियों से मिले तो उन्हें भी अपने साथियों से सुनने को मिला कि उन्हें भी इस तरह मेंटली टॉर्चर किया गया था। इन्हीं से में से एक स्क्वाड्रन लीडर धीरेन्द्र जाफा थे, जो पैराशूट से लैंड करते टाइम अब बहुत चोटिल हुए थे और उनकी कमर में प्लास्टर लगाना पड़ा। उन्हें भी कई दिन एक जेली कोठरी में बंद करके रखा गया और उनसे रोज़ सवाल जवाब पूछे जाते। जब उन्हें टॉयलेट जाना होता तो उनके मुंह पर पीलो केस लगा दिया जाता ताकि वह इधर उधर देखकर जेल का नक्शा न जान पाले। उनके अलावा एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल थे, जिन्हें चाय बहुत पसंद थी, लेकिन पाकिस्तानी अफसर उन्हें साइकोलॉजी से टॉर्चर देने के लिए पूछते, गेरी क्या चाय पियोगी? वो वहाँ कह देते, लेकिन वो चाय कभी नहीं मिलती। उस युद्धबंदी कैंप में केवल कैंप के इंचार्ज सम्मान हमीद एक ऐसे पाकिस्तानी ऑफिसर थे जो भारतीय पायलट्स के साथ इज्जत से पेश आते थे। उनसे बाकी पाक अफसर नाराज रहते थे क्योंकि उनका बर्ताव युद्धबंदियों के प्रति काफ़ी नरम था। उन्होंने इंडियन प्रिजनर ऑफ वार्स को गाने सुनने के लिए एक कैसेट प्लेयर और साथ में ही दिलीप पावलकर की रिक्वेस्ट पर उन्हें एक एटलस भी दिया, जो आगे चलकर तीनों इंडियन पायलट्स के भागने के प्लान में बेहद काम आया। कैंप इंचार्ज उस्मान हमीद ने 25 दिसंबर 1971 को क्रिसमस के मौके पर सभी युद्धबंदियों को एक छोटी सी चाय केक पार्टी में शामिल किया। यहाँ पावलकर और उनके साथियों को पहली बार पता चला कि ढाका में पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया है और भारत जंग जीत चुका है। इस खबर से भारतीय वायुसेना की खुशी में लहर दौड़ गई। हंसी खुशी के बीच वहाँ मौजूद सबने सीनियर भारतीय अफसर विंग कमांडर बिनी कोयलो, कैंप के इंचार्ज सम्मान से और कहा कि लोग हमारे मारे गए उन साथियों बस 2 मिनट का मौन रखना चाहते हैं और फिर अपना राष्ट्रगान चाहते हैं। उस्मान ने उन्हें इसकी इजाज़त दे दी और 25 दिसंबर 1971 की उस शाम पाकिस्तानी जेल में जब भारत का राष्ट्र गूंजा तो सभी भारतीयों के सीने गर्व से चौड़े हो गए। सबके दिल में भारत की जीत की खुशी थी और उन्हें यह उम्मीद थी कि चूंकि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत में युद्धबंदी है, इसलिए भारत सरकार आसानी से बहुत जल्द अपने सभी युद्धबंदियों को छुड़ा लेगी। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पावलकर ऐसा नहीं सोचते थे। उनको पता था कि भारत भले ही जंग जीत चुका है, लेकिन युद्धबंदियों की अदला बदली अभी बहुत दूर है। इसी काम में कई साल का वक्त लग सकता था और इस बीच अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव की सिचुएशन बनी तो उनका रिहा होना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पावलकर का मानना था कि जेल में हाथ पर हाथ रखकर बैठना, जेल को तोड़कर हमेशा वतन भाग निकलना है। यह एक युद्धबंदी का कर्तव्य होता है। जब दुश्मन देश द्वारा किसी सैनिक को पकड़ लिया जाता है तो उसका पहला कर्तव्य यह है कि वहाँ से भागने की कोशिश करे। दिलीप पावलकर ने तो 30 साल पहले अपने बड़े अधिकारी से भी कहा था, पाकिस्तान में उड़ान भरते समय अगर वह कभी भी विमान कर दिया जाए तो वह पकड़े लिए जाते हैं तो अपने जेल से नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने सभी साथियों से वह भागने के प्लान के बारे में बात की, लेकिन कोई तैयार न हुआ। उल्टा सबने उनको ही समझाया कि जल्दी भारत सरकार प्रिजनर ऑफ वार को एक्सचेंज करेगी और अब वह सुरक्षित वापस अपने वतन लौट जाएंगे। ऐसे में भागकर अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लेकिन दिलीप पावलकर उस दिन के इंतजार में बैठे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने मन ही मन जेल से भागने के कई प्लान बनाए। जब रात में वह कस्टडी में रहते हुए टॉयलेट करने जाते तो उनके पीछे एक पाकिस्तानी सिपाही रिवॉल्वर लेकर चलता था। पावलकर का प्लान था कि उस सिपाही के रिवॉल्वर छीनकर उसको ढाल बनाकर वहां से भाग निकले, लेकिन इस पर
प्लान के सफल होने की संभावना बेहद कम थी। पाकिस्तानी उन्हें रोकने के लिए अपने सिपाही की जान की भी दांव पर लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। जब कई हफ्ते और फिर महीने बीत गए और उद्देबंदियों के भविष्य का कोई फैसला नहीं हो सका, तो सभी भारतीय पायलट्स निराश होने लगे। उन्हें लगा कि जंग जीतने के बाद भी भारत सरकार अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में एक बार फिर दिलीप पावलकर ने अपने साथी से भागने के प्लान के बारे में पूछा। इस बार उन्हें 2 लोगों का साथ मिला, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम.एस. ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरी सिंह। ये पावलकर के साथ भागने को तैयार हो जाते हैं। तीनों की काफ़ी यंग थे और तीनों की तब तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह इस रिस्क लेने को तैयार थे। पाकिस्तान जेल की 4 दीवार के भीतर, जहां हर कोना निगरानी में था और सभी कैदियों की हर एक गतिविधि पर शक की नज़र रखी जाती थी, उस माहौल में तीनों जाबाज हिंदुस्तानी अपनी आज़ादी का नक्शा बनाने में जुट जाते हैं। तीनों ने सबसे पहले उस्मान शहीद के लिए एटलस से इलाके का नक्शा तैयार किया। उन्हें पता चला कि जेल के पास से ही ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जेल के इसकी सेल से निकलकर संकरी गली तक पहुंचना था। संकरी गली को पार करके बाउंड्री वाल को कांद कर रेमंड रोड पर पहुंच सकता था। इंडो पाक बॉर्डर की तरफ से इंडिया जाने में खतरा था, क्योंकि वहां का रास्ता बारूदी सुरंगों और दुश्मनी फौजों से भरा था। इसलिए जेल से निकलने के बाद आगे प्लान पाकिस्तानी अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचने का था। अगर तीनों किसी तरह अफगानिस्तान में एंटर होने के बाद में सफल हो जाते, तो वहां से आसानी से भारत पहुंच सकते थे। इस तरह तीनों ने बड़ी सूझबूझ से द ग्रेट एस्केप प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन इस प्लान में सबसे पहला काम एक ऐसी सेल तलाशना था जो कंपाउंड की बाउंड्री के नज़दीक हो, जहां से भागने का रास्ता मिले और वहां गार्ड्स का पहरा कम हो। सेल नंबर 4 इस कार्टेरिया पर बिल्कुल फिट बैठती थी। अब अगला काम था इन तीनों का उस सेल में शिफ्ट होना, लेकिन जेल में सेल बदलना काफ़ी फॉर्म भरने जितना आसान नहीं था। इसके लिए गार्ड्स और स्टाफ से दोस्ती करना ज़रूरी था। पावलकर ने अपने चार्म का फ़ायदा उठाया और जल्द ही गार्ड से ट्यूनिंग बना ली। अच्छे व्यवहार और थोड़ी सी टिप के चलते पावलकर अपने दोनों साथियों एम.एस. ग्रेवाल और हरी सिंह के साथ उस जेल में शिफ्ट हो गए। सेल नंबर 4 बड़ा था, इसलिए उनके साथ एक और हिंदुस्तानी पायलट विद्याधर शंकर चोटी को भी शिफ्ट कर दिया गया। चाटी भागने की इस मिशन में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साथियों की हर मुमकिन मदद की। प्लान का अगला हिस्सा सेल नंबर 4 की 18 इंच मोची दीवार में बड़ा सुराख करने का था, जिसके जरिए बाहर निकला जा सके। लेकिन यह काम आसान नहीं था। उनके पास ना कोई औजार था और ना ही कोई बाहरी मदद। इसके लिए भी उन्होंने अपनी होशियारी का इस्तेमाल किया। पावलकर और अपने साथियों ने कुछ दिनों तक अपनी दाढ़ी बढ़ाने दी और फिर कैंप इंचार्ज से दाढ़ी कटाने के बहाने कैंची मांग ली। इस कैंची और एक मोटी चोरी के स्क्रू ड्राइवर की मदद से उन्होंने दीवार के एक कोने में छेद करना शुरू कर दिया। पावलकर और ग्रेवाल रात 12 से 1 बजे तक आहिस्ता बारी में दीवार की मसीले को कैंची और स्क्रू ड्राइवर से हटा जाते, जबकि हरीश और छाटी निगरानी रखती कि कोई पहरेदार तो नहीं आ रहा। इस बीच रेडियो ट्रांजिस्टर को भी चला दिया जाता ताकि दीवार खुरचने की आवाज़ दब जाए। दीवार के इस होल को छुपाने के लिए वहां बिस्तर को लगा दिया जाता, ताकि होल बिस्तर के नीचे छिप जाए। खुरचे गए मसाले और प्लास्टिक को रेड क्रॉस के खाली डिब्बों में भरकर छुपा दिया गया। दीवार में छेद करने के साथ साथ तीनों भागने के लिए सामान भी इकट्ठा कर रहे थे। जवा कन्वेंशन के तहत हर युद्धबंदी को हर महीने 57 रुपये मिलते थे। इन्हीं पैसों से पावलकर, ग्रेवाल और हसन ने धीरे धीरे ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क के डिब्बे और ज़रूरी सर्वाइवल सामान जमा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था जेल से निकलते ही उनके सामने खुला रास्ता नहीं, बल्कि कई दिनों की थकान वाली यात्रा होगी। इसलिए खाने पीने के ज़रूरी सामान जमा किए और उन्हें रखने के लिए उन्होंने फटे हुए पैराशूट का कपड़े का इस्तेमाल कर लिया और बैग बना लिया। उन्हें सही दिशा जानने के लिए कंपास की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने जुगाड़ लगाकर ट्रांजिस्टर की बैटरी से कपड़े सिलने वाली सुई को मैग्नेटाइज किया और फिर उस सुइयों को बड़ी चतुराई से एक पेन के खोखले हिस्से में छुपा दिया। इन पायलट्स की काबिलियत का ही कमाल था कि एक मामूली सा पेन जिसे बिना किसी शक के जेब में लगाकर घूमा जा सकता है था, असल में वह अब एक चलाऊ कंपास बन चुका था। जब यह सब इंतजाम हो गया तो तीनों ने अपने लिए पठानी सूट सिलवाने का फैसला किया, ताकि जेल से भागने के बाद लोकल लोगों में घुला मिला जा सके। इसी दौरान पावलकर के घर में उनके लिए एक पार्सल आया था, जिनमें 3 जोड़ी शर्ट और पैंट थे। पावलकर ने जेल में ही एक दर्जी को पैसे देकर उन कपड़ों से 3 पठानी सूट सिलवा दिए। इस बीच दीवार में सुराख करने का काम भी लगातार जारी था। चारों बारी बारी से इस काम को बड़ी सावधानी से करने में लगे हुए थे। उनके इस काम के कान किसी को भनक नहीं लगी। नोटिस न किए जाने के मकसद से वह दीवार के प्लास्टर को रात में ही रहा था। बल्ब की रोशनी में बाहर से देखे जाने का खतरा था, इसलिए उन्होंने इस बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया।
जेल से में बला बदलने के लिए भी एक लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए कई दिनों तक अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें अब काम में लगे रहे। कई दिनों तक काम बिना किसी रिकॉर्ड से चलता रहा, लेकिन एक रात जब एम एस ग्रेवाल बेड के नीचे दीवार को खुरचने में लगे हुए थे, तभी अचानक एक गार्ड सेल के दरवाजे पर खड़े होकर अंदर झांकने लगा। बल्ब की रोशनी न होने के बावजूद उसने देख लिया था कि सेल में 4 की जगह केवल 3 लोग हैं। उसने आवाज़ लगाई, लेकिन बेड पर मौजूद तीनों पायलट सोने का नाटक करने लगे और ग्रेवाल ने भी सतर्क होकर बेड के नीचे काम रोक दिया। गार्ड को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ और वह सीधे गार्ड रूम की तरफ भागा। चंद सेकंड के बाद वह दौड़कर अपने साथ सलाखों की चाबी और इंचार्ज लेकर को पहुंचा। इंचार्ज गार्ड ने ताला खोलकर जब अंदर टॉर्च मारी तो बेड पर चारों पायलट्स मौजूद थे। गार्ड के चाबी लेने जाने और वापस आने के बीच ग्रेवाल बड़ी तेजी से बेड के नीचे से निकलकर ऊपर आ चुके थे और बाकियों की तरह सोने का नाटक करने लगे थे। चारों को सेल में देखकर इंचार्ज गार्ड ने पहरा देने वाले गार्ड को ही डांट लगा दी और इस तरह वो लोग पकड़े जाने से बाल बाल बच गए। कई हफ्तों तक लगातार 18 इंच मोटी दीवार को तोड़ने की कोशिश में वो उसकी काफ़ी ईंटें निकाल चुके थे। ईंटों से मसाला छुड़ाकर उन्हें फिर से लगा दिया जाता ताकि गार्ड्स को शक न हो। अगली रात फिर से उन ईंटों को निकालकर आगे की ईंटों और मसाले को निकाला जाता। इस तरह हर रात काम करने की दीवार से एक छोटा सा सुराग हो गया, लेकिन यह सुराग बाहर निकलने के लिए काफ़ी नहीं था और जब बाहर तक निकलने लायक न हो जाए तब तक छुपाना भी जरूरी था। इसलिए दिलीप पावलकर ने एक कपड़ा उस सुराग में ठूस दिया ताकि अंदर का हिस्सा न दिखे। अगली रात जब पावलकर फिर से काम करने लगे, उन्होंने जैसे ईंट हटाकर पीछे के प्लास्टिक खुरचना शुरू किया, तभी अचानक किसी ने बाहर से छोटे से सुराग में लगा हुआ कपड़ा खींच लिया। पावलकर की सांस अटक गई। वह तुरंत बेड के नीचे से निकले और अपने साथियों को बताया कि किसी ने बाहर से कपड़ा खींच लिया है। अब चारों ओर की हालत खराब थी। उन्हें डर था कि उनका प्लान अब चौपट हो चुका है और किसी भी पल पाकिस्तानी अफसर उनकी सेल में आने वाले होंगे। लेकिन जब तक काफ़ी देर में कोई न हो आया तो पावलकर फिर से बिस्तर के नीचे दीवार में सुराग के पास गए। उन्होंने देखा कि सामने बाहर एक तरफ बिल्ली खड़ी थी जिसके मुंह में वह कपड़ा था। यह देखकर उनकी जान में जान आई कि कपड़ा किसी सिपाही ने बल्कि बिल्ली ने खींचा था। कई महीने की मेहनत के बाद तीनों के भागने का सारा इंतजाम हो चुका था। दीवारों में से निकलने का एक बड़ा भी सुराग किया जा चुका था। उन्होंने इस सुराग को भागने वाले दिन के लिए बिना मसाले की ईंटों तक से ढक दिया। भागते वक्त उन ईंटों को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता था। नक्शे तैयार थे, कपड़े सिलवाए जा चुके थे, रास्ता रटा जा चुका था और छोटी से छोटी चीज़ की प्लानिंग भी पूरी हो चुकी थी। अब बस सारी मौके का इंतजार था। यह सही मौका 13 अगस्त 1972 की रात को आता है। एक दिन बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान एक दिन बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था। 13 पावलकर को यकीन था कि उस दिन गार्ड्स ढीले रहेंगे और सतर्कता कम रहेगी। 13 अगस्त की रात को जब बिजली चमकी, आसमान में कड़कड़ाती आवाज़ें गूंजी और आंधी चलने लगी तो पावलकर के हौसले भी बढ़ गए। उन्होंने एहसास हुआ कि वैसे खराब मौसम में सिपाहियों की नज़र से भी बचकर निकलना का सही मौका होगा। प्लान के मुताबिक आधी रात को फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पावलकर, फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम.एस. ग्रेवाल ने पठानी सूट पहने और एस्केप किट उठाई। अपने चौथी साथी विद्याधर शंकर छट्टी से गले मिलकर विदा ली और एक एक कर तीनों दीवार के सुराग से रेंगती हुई बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही धूल भरी आंधी के थप्पड़े उनके मुंह पर लगना शुरू हो गई। वह आगे बढ़कर शंकरी गली में पहुंच गए, जहां एक गार्ड चारपाई पर धूल से बचने के लिए मुंह पर कंबल डालकर बैठा हुआ था। तीनों की शंकरी गली में से गुजरे। हवा का शोर इतना ज़्यादा था कि उनके कदमों की आहट दब गई। कुछ ही पलों में वह तेज जेल की बाहरी दीवार तक पहुंच गई, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों से चौकीदार ने अपने मुंह के ऊपर से कंबल उठाए और चारपाई समेत वायु के दफ्तर में बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। इस बीच वह गार्ड तीनों को नहीं देख सका और तीनों एक बार फिर से बच गए। पल भर की झिझक के बाद उन्होंने तेज बारिश में दीवार के फाड़ दिया। जैसे उन्होंने पैर जेल से बाहर जमीन पर पड़े, हरीश जी के मुंह से जोर से शब्द निकला, आज़ादी। हालांकि आज़ादी तब 250 किलोमीटर दूर थी। उन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाने के लिए सबसे पहले पेशावर पहुंचना था। भीगते हुए वह तेज कदमों से चलकर बस स्टैंड तक पहुंच गई। वहां से उन्होंने पेशावर के लिए एक बड़ी बस पकड़ी और सुबह के करीब 6 बजे तक वह पेशावर पहुंच गई। आगे के रास्ते के लिए तीनों ने तय किया कि वह अपना नाम बदलेंगे और खुद को ईसाई बताएंगे, क्योंकि ना तो उन्हें कलमा पढ़ना आता था और न उनमें से किसी का खतरा हुआ था। ऐसे में तलाशी और पूछताछ होने पर पकड़े जाने का खतरा था। दिलीप पावलकर ने अपना नाम फिलिप पीटर रखा। एम.एस. ग्रेवाल ने अली इमर और हरीश सिंह जी ने हेरल जेकब पेशावर से उन्होंने जमरूद रोड के जाने के लिए तांगा किया।
तांगे से उतरने के बाद बस कुछ दूर पैदल चले और फिर उन रास्ते में बस बारी भरी हुई थी, इसलिए आगे के सफ़र के लिए उन्हें तीनों की बस की छत पर बैठना पड़ा। बस की छत इसलिए बैठकर 9 साढ़े 3 बजे तांडे पहुंच गए। उन्होंने जेल में भागे हुए अब 9 से घंटे ज़्यादा हो गए थे और पाकिस्तान अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए उन्हें तोरखाम बॉर्डर क्रॉस करना था और वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन उन्हें तोरखाम बॉर्डर तक का रास्ता पता नहीं था और अगर वह वहाँ का रास्ता किसी पाकिस्तान से पहुँचते तो ज़रूर शक के दायरे में आ जाते। उन्होंने अपने मैप में देखा कि तोरखम बॉर्डर के पास एक लंडियाना रेलवे स्टेशन है। उन्होंने खंडी खाने पर इसलिए वहाँ चाय की दुकान पर पहुँचे और वहाँ पर काम करने से पूछना कि लंडी खाना यहाँ से कितनी दूर है। सवाल पूछने वहाँ बैठे लोग उन्हें देखने सबकी नज़र देखने की, जैसे किसी ने किसी मुश्किल इंग्लिश वर्ड का स्पेलिंग पूछ लिया। किसी को पता नहीं था कि लंडी खाना क्या है और असल में लंडी खाना नाम रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के टाइम में 1932 में बंद हो चुका था। वहाँ के बहुत सारे लोग उसका नाम भी तक नहीं सुना था, लेकिन तीनों भारतीय अफसरों को उस पुराने नक्शे की वजह से ही नाम रटा हुआ था और अब वह नाम नई पहचान का भांडा फोड़ने वाला था। जब वो लंडी खाने के बारे में पूछ रहे थे और तभी अचानक एक शख्स आ जाता है और उनसे सीधा सवाल तीनों कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो। पावलकर ने आगे बढ़कर जवाब दिया, हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टियों पर है और लंडी खाना घूमने जा रहे हैं। बदकिस्मती से वह आदमी तहसीलदार का क्लर्क था। उसे जवाब सुनकर उन तीनों पर ज़्यादा शक हो गए। उसे ताव में आकर कहा, यहाँ तो इस नाम की जगह नहीं है। 1971 में जब इंडो पाक वार हुआ था, जब से वेस्ट पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश बना था, तब से पाकिस्तान के लोग टूरिस्ट को बड़ी शक की नज़र से देखते थे। यहीं टी स्टॉल पर जो बहसबाजी चल रही थी, उनके चलते वहाँ जरा सी देर में इकट्ठा हो गई थी। हर आदमी ने आगे उन तीनों से कहा, तुम तीनों बंगाली हो ना, जो अफगानिस्तान भाग रहे हो। यह सुनकर तीनों एक झूठी हंसी पड़ पड़े। गैरवाल ने उनसे हंसते हुए कहा, क्या हम आपको बंगाल दिखती है? आपने कभी बंगाल देखे भी है अपनी ज़िंदगी में? उनके इस जवाब से उस आदमी और भी गुस्सा हो गया और उसने लोकल लोगों की मदद से तीनों घेर कर वहाँ तहसीलदार के हवाले कर दिया। जेल से भागे तीनों भारतीय पायलट्स ने तहसीलदार को अपनी झूठी कहानी फंसाने की खूब कोशिश की, लेकिन तहसीलदार भी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। वहाँ मौजूद लोगों को गुस्सा गिरमिराता हुआ था। तीनों को डर था कि कहीं गुस्से में मिलकर उनकी जान न ले ली। ऐसे में दिलीप पावलकर ने बचने के लिए बहुत चालाकी से काम लेते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरमैन हैं। हमने इस वतन के लिए अपना खूब पसीना बहाया है और आप हमें इस जलील कर रहे हो। अगर आपको हमारा यकीन नहीं है तो अभी हम तुम्हारी बात पाकिस्तानी एयरफोर्स के एडीसी उस्मान हामिद से करवाइए। यह वही उस्मान थे जो रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे और जो भारतीय युद्ध बंदी के लिए क्रिसमस का केक लाए थे। उस्मान का नाम सुनकर तहसीलदार चौंक गया। उसने तुरंत उन्हें फ़ोन किया और दिलीप पावलकर की बात कराई। दिलीप ने सारा माजरा इस तरीके से बताया कि पास बैठे तहसीलदार को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद उस्मान जान गए कि तीनों कैंप से भागकर लंडी लोकल आ गए। इसके बाद उस्मान हामिद ने तहसीलदार से बात की और यहाँ खा के आदमी है, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, इसलिए जब वह तक हम सैनिक ना आ जाते उन्हें हिफाजत में रखो, लेकिन उन्हें कोई नुकसान मत पहुँचाना। उधर 11 बजे रावलपिंडी वार कैंप में हड़कंप मचा हुआ था। सेल नंबर 4 में बड़ा सुराग पाकिस्तानी गार्ड्स को अपने गाल पर एक तमाचे की तरह महसूस हो रहा था। सेल के अंदर 4 में से केवल एक बेटी से छोटी बच्चे थे। जैसे में उन्हें दूर से 2 पाकिस्तानी गार्ड्स की बात सुनाई देने कह रहे थे कि चौथे कैदी गोली मार देते हैं, बोल देंगे चारों एक साथ भागे थे। वे तीनों भागने के लिए, लेकिन इसे एक शूट कर दिया गया। छट्टी के रोंगटे खड़े हो गए। उनका मारना लगभग तय था, लेकिन तभी उन्हें दूर से एक आवाज़ सुनाई दी कि बड़े अफसरों को पता चल चुका है कितने लोग भागे और कितने बचे। ऐसे में उसने मारा तो हम नहीं बचेंगे। सुनकर छट्टी की जान में जान आई। जेल से भागे तीनों इंडियन पायलट्स को वापस रावलपिंडी लाया गया और उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा दी गई। उनके बाद उन्हें रावलपिंडी वार कैंप में अपने सभी साथियों से समेत फैसले से जेल से भेज दिया गया। वह वहाँ भारतीय फौज के 500 से ज़्यादा POWs थे। उसी दौरान भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच प्रिजनर्स ऑफ वार के एक्सचेंज को लेकर नेगोशिएशन तेज हो चुके थे, जिसके चलते दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई का ऐलान कर दिया। सभी भारतीय युद्धबंदियों ने जब वाघा बॉर्डर के पार भारत की मिट्टी पर कदम रखा तो वहाँ के लोगों का जुलूस उनके स्वागत के लिए खड़ा था। वहाँ मौजूद हजारों लोगों ने उन्हें माला पहनाकर, उन्हें गला लगाकर उनका स्वागत किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह खुद वहां मौजूद थे। बागा से अमृतसर के 12 किलोमीटर रास्ते में उनका स्वागत में सैकड़ों फूलों की झालरें सजी हुई थी। लोगों का प्यार देखकर सभी भारतीय जवानों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। अगले दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में
उनका भारी भीड़ के साथ स्वागत किया गया। रिहाई के कुछ महीनों बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पावलकर ने वायुसेना प्रमुख पीसी लाल को तोहफे में एक फाउंटेन पेन दिया। पीसी लाल ने फाउंटेन पेन का ढक्कन खोला तो देखा कि यह एक कंपास था। यह वही कंपास था जिसे पावलकर और उनके साथियों ने जेल में सुइयों से बनाया था। भारत वापस लौटने के 5 महीने बाद भी दिलीप पावलकर के माता पिता ने उनकी शादी करा दी। शादी पर पावलकर को पाकिस्तानी जेल के इसमें उनके साथ रहे स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन विठल कामत का टेलीग्राम मिला, जिसमें मैसेज था ना एस्केप फ्रॉम द स्वीट कंटिन्यूटी। धन्यवाद। आपको इस घटना को अंत तक जुड़े रहने के लिए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अभी लाइक करें।